14 सितंबर 2018 दोपहर करीब 1:30 बजे का समय था। तेलंगाना के नालगोंडा जिले के एक अस्पताल से 3 लोग बाहर निकलते हैं। एक गर्भवती महिला अमृता, उसका पति प्रणय और उसकी सास। ये तीनों जैसे ही बाहर आते हैं, अचानक पीछे से एक शख्स आता है और तेज धारदार हथियार से प्रणय की गर्दन पर वार कर देता है। हमला इतना घातक था कि प्रणय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह वारदात दिनदहाड़े सबके सामने हुई, जिससे आसपास के लोग सन्न रह गए। वहीं अमृता ये दृश्य देखकर सड़क पर ही बेहोश हो गई। पुलिस ने जब बयान दर्ज किया तो अमृता ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने इस हत्या के पीछे अपने पिता का नाम लिया। सवाल उठता है, क्या वाकई एक बाप अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ सकता है? क्यों मारा गया प्रणय? और क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी मर्जी से प्यार किया था? आखिर कैसे हुआ ये सब? क्या था इस हत्या के पीछे असली मकसद? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाती रहती हूँ। और आपको ऐसा करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। इससे मुझे काफी मदद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी और आज हम आपको ले चलती हूँ तेलंगाना के नालगोंडा जिले के मिर्यालगुड़ा शहर की उस सच्ची कहानी की तरफ, जहाँ रहते थे प्रणय कुमार और अमृता वर्षणी। अमृता एक प्रभावशाली वैश्य परिवार से आती थी, जबकि प्रणय दलित समुदाय से ताल्लुक रखता था। अमृता के पिता मारुति राव एक नामचीन रियल एस्टेट कारोबारी थे, जिनका शहर में बड़ा रुतबा था। वहीं प्रणय के पिता तरुण बाला स्वामी एक साधारण नौकरी करके अपना परिवार पालते थे। प्रणय और अमृता की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी, जब ये दोनों चौथी कक्षा में पढ़ते थे। दोनों का स्कूल एक था और घर भी एक ही मोहल्ले में थे। इसी कारण दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहराती चली गई। वक्त के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए थे। हालांकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनका यह रिश्ता सामाजिक और जातिगत रुकावटों से भरा हुआ है। प्रणय जानता था कि अमृता का परिवार उसे कभी दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। अमृता के मन में भी प्रणय के लिए वही भावनाएं थी। दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसी मजबूत फैसले के चलते उन्होंने 30 जनवरी 2018 को आर्य समाज की रीतियों के अनुसार कोर्ट मैरिज कर ली। अब वे कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके थे, लेकिन समाज और परिवार की नज़रों में अब भी उनका रिश्ता एक राज था। वे अपने अपने घरों में सामान्य जिंदगी जीते रहे, पर इस बीच लोगों को शक होने लगा, क्योंकि दोनों अक्सर मिलते थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही एरिया में रहने की वजह से लोगों ने इन्हें शक के घेरे में ले लिया और दोनों की शादी की बात भी खुलकर सामने आ गई। सबसे बड़ा झटका लगा अमृता के पिता वाले लड़के ने चकनाचूर कर दिया था। मारुति राव इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि प्रणय उनका दामाद है। जिस बेटी पर उन्हें गर्व था, उसने ही आज पूरे समाज के सामने सर झुका दिया था। अमृता को दिया गया प्यार और आज़ादी का अमृता ने अपने परिवार को यह सिला दिया, जबकि परिवार वाले अमृता को एक बड़े घर में पूरे धूमधाम से विदा करने के अपने सपने संजोए बैठे थे। भले ही प्रणय और अमृता दोनों शादी के बंधन में बन चुके थे, लेकिन लिए इन्होंने अमृता पर दबाव भी डाला। अपनी पत्नी के जरिए अमृता को समझाया कि यह वक्त पढ़ाई पर ध्यान देने का है। पढ़ाई पूरी होते ही वह अमृता की शादी किसी बड़े से घर में कर देंगे, लेकिन अमृता तो तन मन से प्रणय को ही अपना पति कबूल कर चुकी थी। इसलिए इसने अपने परिवार वालों की एक ना सुनी और अपने फैसले पर अटल रही। इधर प्रणय के घर में शादी का खुलासा होते ही मानो मातम से छा गया। बाला स्वामी अपने बेटे की इस गलती को एक गुनाह की तरह देख
रहे थे क्योंकि वह जानते थे कि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए बालास्वामी ने प्रणय को कदम पीछे लेने के लिए कहा, लेकिन प्रणय भी अपने प्यार के लिए डटकर खड़ा रहा और प्रणय की जिद के आगे परिवार वाले भी मजबूर होकर शांत बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ अमृता की फैमिली ने उस पर पाबंदियां लगा दी। इसकी पढ़ाई तो बंद की ही, साथ ही अमृता को घर में कैद भी कर दिया। अब अमृता इनकी मर्जी के बिना ना तो कहीं बाहर जा सकती थी और ना ही किसी से मिलजुल सकती थी। फोन भी इसका फैमिली की गिरफ्त में ही था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अमृता का प्यार प्रणय के लिए कम नहीं हुआ, बल्कि यह दूरियां उनकी नजदीकियां बढ़ाती जा रही थी। अमृता को सिर्फ एक मौके की तलाश थी, जो कुछ समय बाद उसे मिल भी गया। मौके का फायदा उठाकर अमृता अपने परिवार की इज्जत को दांव पर लगाकर प्रणय के पास आ गई और दोनों यहां से फरार हो गए। जब अमृता और प्रणय के भाग जाने की खबर शहर में फैली तो संगीत बर्दाश्त कर पाना लगाए मारुति राव ने ठान लिया था कि चाहे कितना ही पैसा ताकत क्यों ना लगानी पड़े, लेकिन अमृता को किसी भी हाल में घर वापस लाना होगा। और इस काम के लिए इसके आदमी भी जगह जगह फैल गए थे और अमृता को तलाश किया जा रहा था। मारुति राव ने प्रणय को 3 करोड़ का लालच भी दिया, लेकिन प्रणय ने 3 करोड़ को ठुकरा कर अमृता का हाथ थामे रखा। यह सब देखकर मारुति राव भी अच्छे से समझ चुका था कि प्रणय के जीते जी इसे अमृता से दूर करना इम्पॉसिबल है। इसलिए अब इसने दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया और अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले राव ने भी शुरू में अपनी पत्नी को बात करने से रोका, लेकिन फिर इसने इजाजत दे दी और कभी कभी तो यह खुद भी अमृता से फोन पर बात किया करता था। लेकिन गुस्से में जब भी मारुति राव अमृता से बात करता, उसे धमकियां देता, प्रणय को भला बुरा कहता, लेकिन अमृता इसे बाप का गुस्सा समझकर अनसुना करते थी। और इस तरह अमृता माँ के कांटेक्ट में तो थी ही साथ प्रणय के परिवार वालों ने भी इसे अपना लिया था और अक्सर प्रणय और अमृता से मिलने घर जाया करते थे। कुछ समय बाद इसी टेंशन भरी जिंदगी में इन्हें खुशी का एक पल नसीब हुआ, जिसमें पता चला कि अमृता फैमिली को आगे बढ़ाने वाली है। प्रेगनेंसी की न्यूज अमृता ने अपनी माँ को भी दी और फिर प्रणय के घर वालों को जब इस खबर के बारे में जानकारी मिली तो वह खुशी से झूम उठे कि उनके बेटे के घर बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। इस कंडीशन में प्रणय भी अमृता का बहुत ख्याल रखता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शाम को घर आकर अमृता की भी हेल्प करता था। मारुति राव को जब अमृता की प्रेगनेंसी की न्यूज मिली तो इसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने फोन पर अमृता को अबॉर्शन कराने के लिए कहा और धमकियां भी दी, लेकिन अमृता ने इसकी नहीं सुनी और अपने बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला किया। इसके बाद और कार्रवाई करने का ढोंग रचा और फिर अमृता और प्रणय के कुछ दिन डर के साए में गुजरे, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो दोनों बेफिक्र हो गए। लेकिन यह दोनों नहीं जानते थे कि इनकी हर एक्टिविटी पर मारुति सुजुकी के एक नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचे। ये तीनों दोपहर के करीब 12 बजे हॉस्पिटल के अंदर गए थे और लगभग 1.5 घंटे बाद चेकअप वगैरह करने के बाद हॉस्पिटल से बाहर आए और कुछ देर बाद ही एक शख्स इन लोगों की तरफ बढ़ा और इसके हाथ में एक धारदार हथियार था, जिसकी मदद से इसने प्रणय पर हमला किया। 2 बार गर्दन पर वार किया और 1 बार सर पर चोट मारी। यह हथियार इतना शार्प और हैवी था कि प्रणय की हालत खराब होने लगी और मौका-ए वारदात पर ही इसने दम तोड़ दिया। अपना काम खत्म करने के बाद तुरंत यह हमलावर यहां से फरार हो गया और यह सब नजारा देखना सिर्फ आम जनता हैरान थी, बल्कि अमृता के लिए भी यह मंजर दिल दहला देने वाला था। प्रणय को बचाने के लिए अमृता ने हमलावर से रहम की भीख मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और प्रणय की यहीं डेथ हो गई। इस हादसे को देखकर अमृता भी सड़क पर ही बेहोश हो गई और फिर से जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। कुछ देर के बाद जब अमृता को होश आया तो पुलिस ने इस केस रिलेटेड उससे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए और जब पूछा गया कि प्रणय की मौत के पीछे किसका हाथ है तो अमृता ने अपने पिता मारुति राव का ही नाम लिया और यह सच भी था। घटना की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में भी मौजूद थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा सबूत था। इसे ही पुलिस ने सबसे बड़ा एविडेंस मानकर इस केस को आगे बढ़ाया। दिन दहाड़े हुई इस घटना की वजह से पूरा तेलंगाना सहम गया था।
हर कोई हैरान था कि आखिर कैसे कोई किसी को मार सकता है। एक तरफ जहां लोगों में प्रणय की मौत के लिए अफसोस था, वहीं दूसरी तरफ मारुति राव के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और हमलावर को पकड़ने के लिए 2 टीम्स बनाई गईं और हमलावर को हर चौक चौराहे पर तलाश किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद दबाव में आते ही पुलिस ने 2 हफ्तों में ही सभी गुनहगारों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मारुति राव गया और मारुति राव ने अमृता से इस केस को खत्म करने को भी कहा, लेकिन अमृता प्रणय को इंसाफ दिलाने के लिए केस लड़ती रही। और फिर 8 मार्च 2020 की सुबह खैरतबाद के आर्य वैश्य भवन में मारुति राव की लाश मिली और इसने खुद की ही जान ली थी और अपने छोड़े गए नोट में अमृता और अपने परिवार से माफी मांगी थी। इस तरह मारुति राव को अपने कर्म का फल मिला और अमृता ने प्रणय की आखिरी निशानी यानी अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने का फैसला किया। प्यार अगर गुनाह है तो हर इंसान कभी न कभी दोषी होता है। जात पात की दीवारें तोड़ो, इंसान को इंसान रहने दो। जिस समाज में इश्क की सजा मौत हो, वहां इंसाफ की लड़ाई जरूरी हो जाती है। प्रणय चला गया, लेकिन उसकी मोहब्बत एक सवाल छोड़ गई, क्या प्यार करने के लिए भी अब इजाजत लेनी पड़ेगी? जब तक हम जात पात से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक कोई न कोई प्रणय ऐसे ही मारा जाता रहेगा। प्यार में हक चाहिए, खौफ नहीं। इंसाफ में देर हो सकती है, पर इंसानियत में नहीं होनी चाहिए।